हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट 2.0 पर और हमारे फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफर पर। साथियों, मैं सौरभ निषाद आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज से आपको पढ़ाएंगे क्षेत्रमिति, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्षेत्रमिति में आपको हम पढ़ाएंगे जीरो से हीरो लेवल की बैच। यहाँ से सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज कोण के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आज हम लोग सीखेंगे कोण। अगर हम कोण की बात करते हैं, कोण कहते किसे हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे कोण की अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो वैसे आप लोग जानते होंगे सर, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का जो उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है किसी वृत्त के लिए, ठीक है। अगर कोई वृत्त है, कोई वृत्त जैसे मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में क्या कह दे आपसे कोण पूछ ले तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से कुछ ऐसा बोलेंगे, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये त्रिज्या है, केंद्र O हो गया, इसका केंद्र O त्रिज्या है, केंद्र से क्या निकलेंगे, त्रिज्या है। ये बॉर्डर जो होता है ये परिधि कहलाता है। दो त्रिज्याओं के बीच में जो माप होता है इसको चाप कहा जाता है, ठीक है। दो त्रिज्याओं के बीच में जो माप उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे चाप बोलेंगे। अब हम लोग बोलेंगे इसी को कहा जाता है एंगल, कोण कहा जाता है। अगर अब ध्यान देंगे, अगर कोई आपसे कह दे कि कोण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे दो रेखाखंडों के बीच में, दो रेखाखंडों के बीच में, दो रेखाखंडों के बीच में जो कोण होता है, दो रेखाखंडों के बीच में जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। दो रेखाखंडों के बीच में जो झुकाव होता है, दो रेखाखंडों के बीच में जो झुकाव बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। साथ ही एक छोटी से छोटी टॉपिक को आप कवर करते हुए लिखते हुए चलेंगे, तब जा करके आपको मेंसुरेशन बढ़िया से समझ में आएगा। आपको हम पढ़ाएंगे एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक। सबसे पहले क्लास थोड़ी सी 3-4 दिन क्लास चलेगी, कम से कम ये वीडियो आपको पढ़ेंगे 10 से 15 दिन लगातार आप हमारे साथ जुड़ रहिए। कम से कम मेंसुरेशन 10 से 15 दिन की क्लास आपको हम चलाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो हमने बताया कि दो रेखाखंडों के बीच में जो झुकाव होता है उसको कोण कहा जाता है। अब अगर हम पॉइंट करते हैं, पॉइंट की बात करें, ऐसा एक रेखाखंड है और दूसरा रेखाखंड है। अब हमने कहा कि दो रेखाखंड है, दो रेखाखंडों के बीच में ये झुकाव है, ठीक है। दो रेखाखंडों के बीच में जो झुकाव होता है इसको कोण कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलते हैं। कोण को वास्तव में थीटा बोला जाता है। अब यहाँ से हम बोलेंगे, इसे मान लेते हैं कि हमने माना कि 30 अंश का कोण है, ठीक है। एक रेखाखंड है, पहला रेखाखंड है, दूसरा रेखाखंड है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं रेखाखंड AB है और रेखाखंड AC है, तो रेखाखंड AB और रेखाखंड AC के बीच में ये जो झुकाव है, इसी झुकाव को कोण कहा जाता है, ठीक है। प्यारे साथियों, अब आप लोगों को जानने की इच्छा होगी सर क्या कोण के कई प्रकार होते हैं। अगर हम कोण के प्रकार की बात जानते हैं, कोण के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बताएंगे कोण के मुख्य प्रकारों के बारे में। पहला पॉइंट हम जानेंगे, आज सीखेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, तो कोण कितने प्रकार के होते हैं साथियों, कोण बहुत प्रकार के होते हैं वास्तव में, ठीक है। लेकिन जो मुख्य कोण होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको पॉइंट सिखाएंगे। पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। न्यून कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है। जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक होता है और 90 अंश से कम होता है उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कह दे 14 अंश, 40 अंश के कोण की बात अगर करता है तो 40 अंश एक न्यून कोण है। अब पॉइंट ध्यान देंगे, हमने बताया न्यून कोण क्या होता है, जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम होता हो उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। अब पॉइंट हमने बताया 40 अंश, 50 अंश, 10 अंश, 30 अंश, 20 अंश,
45 अंश, तो कहने का मतलब 89 अंश। ये सभी कोण कैसे कोण है? न्यून कोण है। जिस भी कोण का मान 0 अंश से ज्यादा होगा और 90 अंश से कम होगा उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है। अब आपसे पॉइंट कहेगा कि शून्य कोण किसे कहते हैं। अब आप सोचेंगे शून्य कोण क्या होता है, तो शून्य कोण का मतलब अगर क्या है, कोण का मान 0 अंश है। जब कोण का मान कितना होता है? 0 अंश होता है, तो 0 अंश के कोण को हम क्या बोलते हैं? शून्य कोण कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? शून्य कोण के बाद तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 0 अंश से ज्यादा हो और 90 अंश से कम हो। तो जब कोण का मान 0 से अधिक और 90 से कम होगा तब उसे हम कौन सा कोण बोलेंगे? न्यून कोण। साथियों, कोण पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप कोण के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप त्रिभुज के प्रकार के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप क्या जानेंगे? चतुर्भुज के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप क्या करेंगे? बहुभुज के बारे में नहीं जानेंगे। इसीलिए कोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है आप लोगों के मेंसुरेशन में, सबसे पहले कोण स्टार्ट होता है। अब कोण में हमने आपको सिखाया न्यून कोण। न्यून कोण के बाद दूसरा कोण होता है समकोण। दूसरा पॉइंट होता है समकोण होता है। समकोण। समकोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 अंश होता है। जब कोण का मान 90 अंश होता है तब 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। ठीक है। या इसी को लंब कहा जाता है। अगर 90 अंश का कोण है तो 90 अंश के कोण को लंब कोण भी कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? कह देता है कि लंब डाला गया, किसी रेखाखंड से खींचा गया लंब, इसका मतलब लंब डालने का मतलब होता है, इसका मतलब 90 अंश के कोण को खींचा गया। लंब का मतलब 90 अंश का कोण होता है। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण होता है। जब कोण का मान 90 अंश बन जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इनकी आप एक बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स में एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए लिखते हुए चलेंगे, तब जाकर के आपको मेंसुरेशन अच्छे तरीके से आएगा समझ में। तो यहाँ हमने बताया कि समकोण क्या है, जब कोण का मान 90 अंश है तब उसको समकोण कहा गया। तीसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे, समकोण के बाद होता है अधिक कोण। अधिक कोण। अब जानेंगे अधिक कोण क्या होता है। जब कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, कोण का मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। कोण का मान 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, तब हम लोग बोलेंगे 90 से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। अगर कोण का मान 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा तब उस कोण को अधिक कोण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं 100 अंश की बात करते हैं। 100 अंश किस प्रकार का कोण है, तो हम बताएंगे 100 अंश अधिक कोण है। 120 अंश कोण की बात करेंगे तो कौन सा कोण है? अधिक कोण है। 179 अंश कोण की बात करेंगे तो कौन सा कोण है? अधिक कोण है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कहने का मतलब 90 से ज्यादा, 91 अंश की बात करते तो कौन सा कोण है? अधिक कोण है। कोण का मतलब हो जाएगा, अधिक कोण का मतलब है 90 से अधिक हो जाए और 180 अंश से कम हो जाए। जब कोण का मान 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है? अब अधिक कोण के बाद बात करते हैं ऋज कोण। ऋज कोण। ऋज कोण किसे कहते हैं? जब कोण का मान 180 अंश होता है। यदि कोण का मान 180 अंश है तो 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहा जाता है। 180 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? ऋज कोण। जिस प्रकार से 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? ऋज कोण बोलते हैं। अगर साथियों हम बात करते हैं इसको ऋज कोण क्यों कहा जाता है, यदि एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, कभी कभार आपसे पॉइंट पूछ लेता है एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, तो प्यारे साथियों जब कहेगा एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है तो आप बताएंगे एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है।
एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। इसी कारण से इसको ऋजु कोण, ऋजु मतलब सरल होता है, ऋजु मतलब क्या होता है? सरल। इसका मतलब इस 180 अंश के कोण को सरल कोण भी कहा जा सकता है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से हो गया समकोण, अधिक कोण, इसके बाद ऋज कोण। ऋज कोण के बाद प्यारे साथियों आपका आता है बृहद कोण आता है। अगला पॉइंट हम लोग सीखेंगे बृहद कोण। बृहद कोण, बृहद कोण क्या होता है? जब कोण का मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है। ध्यान देंगे, यदि क्या होता है, कोण का मान 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम होता है, 180 से अधिक, 180 से अधिक व 360 अंश से कम। यदि कोण का मान 180 से अधिक है, 360 अंश से कम है, तब उस कोण को बृहद कोण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बोलेंगे 181 अंश, 225 अंश, 220 अंश, 300 अंश, 330 अंश, 359 अंश, ये सभी कैसे कोण हैं? ये सभी साथियों बृहद कोण होते हैं। ठीक है, तो बृहद कोण क्या होता है? जब कोण का मान 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से कम होगा, तब उस कोण को बृहद कोण कहा जाता है, एंगल। ठीक है, यहां से अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, एक और कोण होता है, वो कोण कौन सा है? संपूर्ण कोण उसको कहा जाता है। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, जब कोण का मान 360 अंश हो जाता है। प्यारे साथियों, 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, जिस प्रकार से प्रतिशत का मान 100% होता है, जिस प्रकार से परसेंटेज का मान 100% से ज्यादा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से कोण का मान 360 अंश से अधिक नहीं होता है। ठीक है, बेशक बात अलग है कि आपसे कभी कभार कह देते कि 720 अंश का कोण बनाइए, 315 अंश का कोण बनाइए, 420 अंश का कोण बनाइए, ये सब बातें बेशक अलग हैं, लेकिन जो कोण का अधिकतम हाईएस्ट मान होता है, वो हाईएस्ट मान 360 अंश होता है। 360 अंश के बाद जो कोण होते हैं वो फर्जी कोण होते हैं, वो फेकू कोण है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको जबरदस्ती बनाया गया है। 360 अंश के बाद अगर कोण पूछा गया है, तो जो कोण होता है, कोण का अधिकतम मान कितना होता है? 360 अंश होता है। ठीक है, इसीलिए 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। इतना पॉइंट क्लियर है? इतना पॉइंट आप लोग सीख गए हैं। आगे कोण के कुछ और प्रकार हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, साथियों कभी कभार कोटिपूरक कोण लिख करके देता है या केवल पूरक कोण दे देता है। आपसे पूछा जाएगा पूरक कोण क्या है। ठीक है, यह कभी कभार एग्जाम में देता 2 कोटिपूरक कोणों का योग 70 अंश है, यह इतना है, 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर इतना, इस टाइप के कभी कभार सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप कोटिपूरक कोण या पूरक कोण के बारे में जानेंगे तभी तो सवाल लगा पाएंगे। तो ध्यान देंगे, कोटिपूरक कोण या पूरक कोण किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, जब 2 कोणों का योग 90 अंश होता है, जैसे कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, 2 कोण को जोड़ने पर 90 अंश हो जाता है, तब उन दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 40 प्लस 50 अंश की बात करते हैं, जब 40 और 50 अंश को हम लोग जोड़ेंगे, 2 कोण को जोड़ करके जब 90 अंश आता है, तब उसे कोटिपूरक कोण कहा जाता है। कहने का मतलब 40 अंश और 50 अंश ये दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं।
40 अंश और 50 अंश एक दूसरे के क्या है, कोटि पूरक कोण है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे 40 और 50 एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। अगर मान लेते हैं सवाल कभी कभार ऐसे कहते, दो कोटि पूरक कोणों में एक कोण का मान 70 अंश है तो दूसरे कोण का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे दो कोटि पूरक कोणों में अगर एक कोण का मान 70 अंश है तो दूसरे कोण का मान कितना होगा, 20। कितना होगा, 20 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 अंश आना चाहिए, तब कोटि पूरक कोण कहलाता है। यदि मान लेते हैं कि पहला कोण 70 अंश है तो हम लोग बोलेंगे दूसरा कोण कितना आएगा, 20 अंश है। कहाँ से 20 अंश आया, 90 में से 70 अंश को क्या किया गया, घटाया गया। पॉइंट क्लियर है क्या। तो कोटि पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 अंश आ जाए। जब दो कोण को जोड़ने पर 90 अंश आ जाएगा तब उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोटि पूरक कोण बोलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी पॉइंट को एक एक पॉइंट को आप लिख लेंगे तब जाकर के आगे के पॉइंट आपके समझ में आएंगे। तो ये हो गया कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण के बाद दूसरा कोण आपको बताते हैं समपूरक कोण। दूसरा कोण साथियों होता है समपूरक कोण होता है, समपूरक कोण। बात करते हैं समपूरक कोण क्या होता है। जिस प्रकार से दो कोण को जोड़कर 90 अंश लाते हैं कोटि पूरक कोण करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से कोण ए प्लस कोण बी, एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए। जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाता है तब उन्हें क्या कहा जाता है, समपूरक कोण कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम कह दे रहे हैं कि 100 प्लस 80 है, 100 अंश और 80 अंश दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 100 अंश और 80 अंश दोनों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन कर दिया गया, दो समपूरक कोणों में एक कोण का मान 60 अंश है। दो समपूरक कोणों में एक कोण का मान 60 अंश है तो दूसरा कोण बताइए। तो आप दूसरा कोण कितना बताएंगे साथियों, कितना बताएंगे। तो आप कहेंगे सर दोनों कोणों की एक 180 है तो 180 में से 60 को घटा देंगे तो आप बोलेंगे दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 120 अंश। कहने का मतलब ये 120 अंश और 60 अंश एक दूसरे के समपूरक कोण है। कैसे कोण है, समपूरक कोण। इतना पॉइंट है समझ में क्या, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। तो कोटि पूरक कोण आप लोग जान गए, समपूरक कोण जान गए। कुछ और कोणों के बारे में जानते हैं। समपूरक कोण के बाद साथियों हम जाने बताएंगे आपको सम्मुख कोण। चलिए ध्यान देंगे, जैसे मान लेते ये क्रॉस यक्ष बन गया। कभी कभार आपसे क्या करता है, डिजाइन दे देता है, चित्र दे देता है, उसमें कहता है ये इस कोण का मान इतना तो अगले कोण का मान बताइए। समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ से ध्यान देते हैं तो ये जो ध्यान देंगे, जो यक्ष वाली डिजाइन अगर चित्र में कहीं भी आपको दिख जाएगी, कहीं भी यक्ष जैसी ये क्रॉस जैसी डिजाइन अगर दिख जाएगी तो ध्यान देंगे ये जो कोण होते हैं, ये जो आमने सामने यक्ष के आमने सामने का जो कोण होता है उसको सम्मुख कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम्मुख कोण। ध्यान देंगे साथियों, ये जो सम्मुख कोण होते हैं सदैव बराबर होते हैं। जैसे मान लेते ये कोण 120 अंश है, ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। ठीक है, अब पॉइंट समझिए। अगर कहीं पर यक्ष जैसी डिजाइन दिख गई, क्रॉस दिख गया आपको, तो इस क्रॉस का मतलब होता है, ध्यान देंगे ये दो रेखाखंड, एक रेखा यहीं पे ध्यान देंगे जहाँ पे क्रॉस होता है वहीं से अलग अलग रेखाखंड बन जाता है। तो एक रेखाखंड ये बन जाएगा और दूसरा रेखाखंड ये बन जाएगा। तो दो रेखाखंडों के बीच में जो झुकाव होता है उसको क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। अब पॉइंट की बात करते हैं, अगर यक्ष जैसी डिजाइन आपको दिखी, यक्ष जैसी डिजाइन यदि आपको दिख रही है तो इस यक्ष में ये जो आमने सामने के कोण होते हैं, इन आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कब बराबर होंगे, जब यक्ष जैसी डिजाइन में देखेंगे तब बराबर होंगे।
किस डिजाइन में दिखेंगे? यक्स जैसी डिजाइन में दिखेंगे, क्रॉस जैसी डिजाइन में दिखेंगे, तब सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब पॉइंट समझिए आप लोग, जैसे ध्यान देते हैं, एक डिजाइन आपको दे दिया गया, यक्स दे दिया गया। अब पॉइंट समझिएगा सभी लोग, ध्यान से समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं हमने कह दिया इतने कोण का मान 60 अंश है। हमने कहा कि इतने कोण का मान 60 अंश है, तो आप इतने कोण का मान बताइए। इसको कह देते हैं कोण 1, यह है कोण 3, ये हो गया कोण 2 और ये हो गया कोण 4, ऐसे दे दे कोण 4। और आपसे कह दे यदि कोण ए का मान 60 अंश है तो शेष अन्य कोणों को ज्ञात कीजिए, शेष अन्य कोणों को ज्ञात कीजिए। पॉइंट समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एक सरल रेखा है, ये जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा पर क्या होता है? आप बताएंगे सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि सरल रेखा को ऋजुकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋजुकोण। अभी पीछे हमने आपको बताया। तो ये अगर सरल रेखा है, इसका मतलब ये जो पूरा एंगल होगा, यहाँ तक जो एंगल होगा, कितने अंश का कोण होगा? आप कहेंगे सर 180 अंश का कोण होगा। ये पूरा जो एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण है। सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण है, इसमें से इतने एंगल का मान 60 अंश है, तो आप बताएंगे सर इतने अंश का कोण कितना होगा? मतलब ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का कोण है। अगर इतने का मान 60 अंश है तो इतने का मान कितना बनेगा? कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 120 अंश बनेगा। क्यों बनेगा? समझ गए होंगे। ठीक है, पॉइंट समझिए। हमने बताया कि यहाँ पे क्या है, यक्स जैसी डिजाइन है। कैसी डिजाइन है? यक्स जैसी डिजाइन है। अगर इस कोण 3 का मान 120 अंश आ गया है, इस कोण 3 के सामने का जो कोण होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 120। क्यों? क्योंकि अगर यक्स जैसी डिजाइन आपको दिख रही है तो यक्स के आमने सामने जो कोण होता है, ऐसे जो सम्मुख होता है, इसको सम्मुख कोण कहा जाता है। और यक्स जैसी डिजाइन में ये सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। इसका मतलब कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के बराबर होगा। तो यदि कोण 3 का मान 120 अंश है तो कोण 4 का भी मान कितना होगा? आप कहेंगे सर कोण 4 का भी मान 120 अंश होगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब ध्यान देते हैं साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पे कहा गया कि कोण, ये इसको कोण 1 माना गया था। एंगल 1 का मान 60 अंश है, तो एंगल 2 का मान कितना होगा? कितना होगा एंगल 2 का मान? आप कहेंगे सर 60 अंश। क्यों? क्योंकि ये यक्स जैसी जो डिजाइन है, इस यक्स जैसी डिजाइन के अनुसार ये क्या है? इसके सामने का कोण है। तो यक्स जैसी डिजाइन में जो सामने का कोण होता है उसको सम्मुख कोण कहा जाता है। यदि ये कोण 60 अंश है तो सम्मुख कोण भी कितना होगा? 60 अंश होगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनको अब लगा ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो सम्मुख कोण सब लोग समझ गए। अगला पॉइंट सिखाते हैं। अच्छा साथियों, ध्यान देंगे, ये हमने जो आपको सम्मुख कोण बताया, इस कोण को एक और नाम से जाना जाता है। सर वो कौन सा कोण है? जानने की इच्छा जग रही होगी। ध्यान देंगे, जैसे यक्स है, क्या है? यक्स है। आप जान गए, अगर हमने ये कहा कि इस कोण का मान हमने बताया कि 100 अंश है, तो आप बताइए इस कोण का मान कितना होगा? कितना होगा? 100 अंश होगा। ध्यान देंगे, इन कोणों को साथियों शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। इन्हीं सम्मुख कोण को हम क्या बताएंगे? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं साथियों? शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण सदैव कैसे होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। तो साथियों इनको हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। यदि ये कोण 100 अंश का है तो ये कोण भी कितने अंश का होगा? 100 अंश का होगा। बाकी इस कोण को आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। अब अगर कोई आपसे कह दे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो आप ध्यान देंगे, यक्स जैसी आकृति में जो सामने आमने सामने के कोण होते हैं, इन यक्स जैसी डिजाइन में आमने सामने के कोणों को क्या कहा जाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। और ये शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? इसके बाद साथियों आपको बताते हैं एकांतर कोण।
आप लोग हमेशा जानते होंगे कि एकांतर कोण सर बराबर होते हैं। कौन से कोण? एकांतर कोण। अब ध्यान देंगे, अभी हमने एक्स की डिजाइन सीखी, अब सीखेंगे जेड की डिजाइन। कौन सी डिजाइन? जेड की डिजाइन। अच्छा सर यहां से ध्यान देंगे, यदि दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, चलिए सबसे पहले हमने बताया कि दो समांतर रेखाएं हैं। अच्छा सर समांतर रेखाएं कहते किसे हैं? पहला पॉइंट, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ध्यान देंगे साथियों, यदि क्या होगा, समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो रेखाखंडों के बीच की दूरी, दो रेखाखंडों के बीच की दूरी जब सदैव बराबर होती है। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे मान लेते हैं एक यहाँ पे हो गया, या यहाँ पे जाएं, कहीं भी जाएं, जब दो रेखाखंडों के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है और वे एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं, तब ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के समांतर कहलाते हैं। जब दो रेखाखंड के बीच में दूरी सदैव बराबर होती है, दो रेखाखंड के बीच की दूरी सदैव बराबर हो और दोनों रेखाखंड एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, तब उन दोनों रेखाखंडों को एक दूसरे की समांतर रेखाएं कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समांतर रेखा आ गया समझ में। ध्यान देंगे, समांतर रेखा जैसे मान लेते हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक ऐसी त्रियत रेखा काटती है, ध्यान समझिएगा, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखा को कोई एक त्रियत रेखा काटती है, तो ये जब त्रियत रेखा काटेगी तो यहां से ध्यान देंगे एक डिजाइन, ध्यान समझिएगा सभी लोग, एक डिजाइन ऐसे आप जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे ऐसे, समझिएगा, क्या ऐसे जड़ बन रहा है? आप बताइए, क्या जब दो समांतर रेखाएं थी, दो समांतर रेखाओं को एक त्रियत रेखा जब काटती है तो यहाँ पे एक डिजाइन जेड बनती है, क्या ऐसा कुछ डिजाइन दिखा है आपको? अब ध्यान देंगे साथियों, ये जो झुकाव होता है, इन्हीं झुकाव को एकांतर कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकांतर कोण। हमने कहा कि इसको कोण 1 कहा, इसको कोण 2 कहा, तो ये कोण 1 और कोण 2 जो है ये दोनों एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि यहाँ पे क्या है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, यहाँ हम बोलेंगे कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 के। अच्छा ये पॉइंट तो आ गया कि सर अगर क्या है, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखा को कोई त्रियत रेखा काटती है तो तब जो झुकाव बनता है उन झुकावों को हम एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान देंगे, ये झुकाव केवल ऐसे ही नहीं, जेड चाहे उल्टा बने, जेड चाहे सीधा बने, दोनों बार एकांतर कोण बनेगा, चाहे जेड उल्टा बने चाहे जेड सीधा बने। अब कहेंगे सर कैसे उल्टा कैसे बनेगा? ध्यान समझिएगा, यहाँ पे पॉइंट ध्यान देंगे, यहाँ पे समांतर रेखा है, समांतर रेखा को ऐसे एक त्रियत रेखा काटती है, जब समांतर रेखा को ऐसे त्रियत रेखा काटेगी, आप यहाँ समझिएगा, ऐसे समझिएगा, ऐसे जब आप यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, तो जेड तो है लेकिन जेड उल्टा टाइप का कुछ दिखेगा। कैसा दिखेगा? उल्टे टाइप का। जेड जैसी डिजाइन है, अगर जेड जैसी डिजाइन है तो इनको भी हम एकांतर कोण कहेंगे, इनको भी हम क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। और एकांतर कोण को हम क्या बोलेंगे? सदैव बराबर बोलेंगे। जैसे इसको कह दे कोण 3 है और इसको कह दे कोण 4 है, तो यहां से ध्यान देंगे, ऐसे आए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो जेड बना, जेड का जो झुकाव होगा वो एकांतर कोण कहलाता है। तो कोण 3 बराबर किसके होगा? कोण 4 के होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग का? ध्यान समझेंगे, अगर हम ये कह दें, अगर हम ऐसा कहते हैं, ऐसे एक डिजाइन खींचते हैं, इसमें कह दें इस कोण का मान 60 अंश है, तो बताइए इस कोण का मान कितना होगा? कितना होगा? 60 अंश होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर दो समांतर रेखा को त्रियत रेखा काटेगी, ऐसे जाएंगे, जेड बनेगा, जेड होगा तो एकांतर कोण कहलाएगा। इस कोण का मान 60 अंश, तो इस कोण का भी मान कितना होगा? 60 अंश होगा।
ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एक और डिजाइन बनाते हैं, एक और डिजाइन ऐसे कर देते हैं। इस कोण का मान हम 120 अंश लिख देते हैं। तो बताइए आप इस कोण का मान कितना बताएंगे? बताइए इस कोण का मान आप कितना बताएंगे? 120 अंश बताएंगे। अच्छा ठीक है, अगर हम आपको ध्यान देंगे साथियों, इस कोण का मान 120 अंश कह दें और आपसे इस कोण का मान पूछ लें, तब आप कितना बताएंगे? देखिए अगर ये कोण 120 अंश है और इस कोण का मान पूछ ले, इसको दे देते हैं, मान लेते हैं कोण यक्स दे देते हैं। यक्स अंश का मान आपसे पूछे तब आप यक्स अंश का मान कितना बताएंगे? बताइए कितना होगा? कितना होगा? 60 अंश होगा। क्यों होगा? एक और कारण ध्यान देते हैं। अब एक रीजन को समझेंगे। ये एक सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा है। सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। अब अगर सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, इस कोण का मान 120 अंश है, तो बच्चा शेष कोण कितना होगा? 60 अंश होगा। अब आप करें सर अगर बच्चा शेष कोण 60 अंश है, तो ऐसे जब हम जाएंगे ऐसे जाएंगे तो एकांतर कोण मिलेगा। एकांतर कोण, अगर ये कोण 60 अंश है तो ये कोण भी कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। ये पॉइंट है समझ में? क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया? कोई डाउट नहीं है साथियों। कोड इसलिए आज पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगली वीडियो हम लोग अभी पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज संबंधित क्षेत्रफल, त्रिभुज के परिमाप, इसके बाद त्रिभुज से संबंधित जितने टाइप के सवाल होते हैं सबको सीखेंगे। त्रिभुज हमको तब समझ में आएगा जब हम कोण के बारे में जानते रहेंगे। त्रिभुज के बाद हम लोग सीखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, किस चतुर्भुज का क्या महत्व है, किस चतुर्भुज से कौन सा सवाल आ सकता है, तब हम लोग जानेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज तब जानेंगे जब हमको कोण के बारे में जानकारी होगी। क्लियर है? चतुर्भुज के बाद हम लोग सीखेंगे बहुभुज। बहुभुज भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, बहुभुज में आपसे कोण पूछ लेता है, बहुभुज में आपके कोण दे देगा तो उसमें से भुजाओं की संख्या पूछ लेता है। तमाम प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं जो खास करके रेलवे के कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, रेलवे एसएससी के कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आज के बाद आपको मेंसुरेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में कंटेंट देंगे जो आपको कहीं पर कोचिंग संस्था में नहीं मिलती है, ऑफलाइन संस्था नहीं मिलती, वो आपको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। पॉइंट क्लियर है साथियों? यहाँ से ध्यान देंगे तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से आया समझ में। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आया होगा समझ में। ठीक है, अब इसके बाद कोण साथियों यहीं पर आज समाप्त होता है। अब कोण के बाद हम लोग सीखेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज को सीखेंगे अगली वीडियो में। साथियों तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो देखने के थैंक यू साथियों। जय हिंद साथियों।